पुलिस की गोली एक सवाल है, क्या ये है न्याय का जवाब? कानून के हाथ है लंबे, पर क्या ये है सही जवाब? आज हम एक ऐसे ही विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो कानून, न्याय और मानवाधिकारों के बीच की पतली रेखा को परखता है। पुलिस एनकाउंटर क्या है? ये अपराधियों को सजा देने का एक तरीका है या फिर ये कानून को हाथ में लेने जैसा है? आज के हमारे इस टॉपिक पे हर बार की तरह हम बुलाना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, पॉलिटिकल मैटर्स में एक्सपर्ट मिस्टर समीर पांडे जी। आइए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आज का जो हमारा डिबेट है वो बेसिकली आपका एनकाउंटर से रिलेटेड, एनकाउंटर जो रिसेंट कंटेक्स्ट में आपका चल रहा है उसके ऊपर है कि वेदर इट इज जस्टिस और अ कंसर्न। अब इस पे जो मैं थोड़ा सा आपको बताया था कि वाई दिस इज न्यूज, अब ये आपका अभी हाल फिलहाल में एक आपका एनकाउंटर देखने को मिलता है। आपका असद नाम का एक लड़का है, ठीक है, आपका स्कूल गोइंग आपका किड है, जिसको आपका एनकाउंटर कर दिया जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो क्राइम का एलिगेशन लगा था आपका, तो वो क्राइम ये था कि असद वाज द मेन सस्पेक्ट इन द फैटल स्टैबिंग ऑफ आपके सूर्य प्रताप चौहान नाम के एक लड़के को आपके बकरीद के दिन आपका मैनिपुलेट करके आपका या कहीं ना कहीं आपको कि एज अ बेट यूज किया गया फॉर किलिंग। तो उसके पीछे की क्या इंटेंशंस रहे क्या नहीं, ये तो खैर बात की बात है। बट इसका जो सबसे बड़ा जो जस्टिस का यहाँ पर दिखता है कि पुलिस ने जस्ट आफ्टर दिस इंसिडेंट एक टिप ऑफ मिलता है जिसके कारण आपका ये अटेम्प्ट किया जाता है कि इसको पकड़ा जाए, बट ये इन रिटेलिएशन आपका कुछ फायरिंग करता है जिसके जवाब में फिर आपका रिटेलिएटरी फायरिंग आपके पुलिस की तरफ से भी होती है और आपका एनकाउंटर हो जाता है। जी जी जी। अब ये है सर पूरा मामला, इसीलिए ये न्यूज में है कि 17 ईयर ओल्ड जो सूर्या का मर्डर था ईद के दिन, उसमें आपका पुलिस एनकाउंटर में आपका असद जो मेन कल्प्रिट है आपका उसको मार दिया जाता है जी। सो क्या ये चीज जस्टिफाइड है कि नहीं, इस पे हमें आज के डिबेट करना है। जी, तो जी। थोड़ा सा पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज एनकाउंटर किलिंग, ये एनकाउंटर किलिंग है क्या बेसिकली? देखिए, बेसिकली इनकाउंटर किलिंग अगर आप देखिएगा तो एक तरह से स्टेट जो आपका है जो जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करता है। जैसे अगर आप देखिएगा तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इन्वॉल्व इन गिविंग जस्टिस। पहला तो आपका पुलिस सिस्टम है जो कि आपके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें प्रोसिक्यूशन का स्टेप आपका आता है जिसमें आपका जुडिशरी इन्वॉल्व है, और थर्ड स्टेज जो आप देखेगा फिर उसमें आपका पनिशमेंट आपका जजमेंट दिया जाता है और उसके बाद फिर जेल भेजा जाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट, अगर क्राइम कहीं पे होता है तो उस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन के बाद अभियोजन चलेगा उस पर, जो भी जिसको पकड़ा जाएगा, जो भी आपके तहकीकात में अन्वेषण में जिस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा उस पर आपके फिर अभियोजन चलेगा। उसके बाद न्यायालय उस अभियोजन की प्रक्रिया में उसको दंडित कर सकती है या उसको बरी कर सकती है, तो दंड देगी। दंड के बाद जो आपका होगा उसको जेल भेजा जाएगा, दंड होता है तो ये 4 मेजर आपके स्टेजेज हैं जिसमें आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रोसिक्यूशन, फिर आपके ट्रायल जो होगा, ट्रायल के बाद फिर आपका जो 4th स्टेज है पनिशमेंट जो आपका दिया जाएगा, उसमें जो आपका जेल भेजा जाएगा। तो इसमें 4th स्टेज ना जाते हुए फर्स्ट स्टेज में ही जो आपका जजमेंट हो जाता है पुलिस के द्वारा इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए, त्वरित न्याय देने के लिए, जिसमें पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से अपने हाथ में लेके और जो भी व्यक्ति क्राइम किया उस क्राइम को एट द स्पॉट या एट द वेरी इंस्टेंस उसको डेथ, एक तरह से कोई ऐसा कैजुअलिटी करता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसको हम इनकाउंटर किलिंग्स कहते हैं। अभी जो इनकाउंटर किलिंग्स होते हैं इसके बड़े सारे अगर आप देखिएगा तो पक्ष हैं जिस पक्ष का सहारा लेके इनकाउंटर किलिंग्स हो सकते हैं। जैसे पहला पक्ष तो ये है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, जिसमें इस केस में आपको देखने को मिलेगा असद के केस में जिसमें पुलिस कह रही है कि उसने फायरिंग किया है। अब असद वाले मामले में ये भी है कि जब उसने सूर्य प्रताप को मारा तो चाकू से मारा और जब भाग रहा था तो उसके पास बंदूक कहाँ से आया। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपके पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए। तो बड़े सारे रीजंस होते हैं जिसमें स्टेट की जो पुलिस ब्रांच है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट अपने हाथ में लेके किसी व्यक्ति को ऐसी आपके पनिशमेंट देती है जिसमें उसका डेथ हो जाए, तो इसको हम कहेंगे इनकाउंटर के। सर यही हमारे यहाँ पे कोर डिलेमा भी है बेसिकली
कि ये जो आपका एनकाउंटर किलिंग्स हैं आपके, जी। दे आर बेसिकली अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ। जी। ठीक है, ये आपके एज सच दीज एनकाउंटर्स विल गोइंग टू बाईपास द रूल ऑफ लॉ। जी। जो लॉ ऑफ द लैंड आप उसको बाईपास करता है, प्लस जी। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के अंदर है। फिर कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रिंसिपल हमने आपका कल भी देखा था, आपका जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाला है, हाँ। कि यू आर अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, आपको इनोसेंट माना जाएगा, उसके भी अगेंस्ट है। जी। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें आपका पब्लिक सेंटिमेंट्स भी आपके हाई देखने को मिलते हैं कि बिकॉज वो आपने जो इंस्टेंट जस्टिस की बात करी, तो आपका ये जो एनकाउंटर्स है बेसिकली दे रिसीव दिस पब्लिक प्रेज। तो ये सारे आपके कोर डिलेमास है। अब इसमें हमें जो मेन जानना है आपका कि विच ऑल आर द लॉज विच आपका फोकस करते हैं एनकाउंटर्स पे, या दे मेक दिस एनकाउंटर्स जस्टिफाइड। तो वो आप लॉज हमें अगर थोड़ा देखिए, जैसे इंडिया में जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स आप देख सकते हैं, और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन या कन्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित जो अभी समय है, उसमें आपका सीधे सीधे बोला गया कि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन का अधिकार है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें यही बोला गया है कि जो पुलिस है या जो आपके लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, वो लॉ को अपने हाथ में ना लेके इंस्टेंट किलिंग जैसा कोई कार्य ना करें। फिर आप आर्टिकल 21 देखिएगा, आर्टिकल 14 देखिएगा, ये सब भी जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, उसमें भी यही बात आपको देखने को मिलेगा कि आपके किसी भी व्यक्ति के जीवन को लेने का अधिकार नहीं है किसी के पास, जब तक वो किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता। तो 21 तो यही कहता है कि आपके एवरीबॉडीज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड until he violates a particular law, and that violation should be proved in the ordinary court of the land, not on the ground। किसी जगह पे आपने उसको सिद्ध कर दिया कि नहीं भैया इसने तो अपराध किया तो उसको हम जान मार देंगे, ये नहीं, ये न्यायालय में सिद्ध होना चाहिए, तब जाके आपका होगा। फिर अगर आप देखिएगा तो जो धाराएं हैं हमारे यहाँ पे, जैसे अभी सेक्शन 34 और सेक्शन 38 है भारतीय न्याय संहिता का, ये जरूर इसके पक्ष में आपका है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस में, जैसे आपको प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अधिकार है, और सेल्फ डिफेंस में भी, जैसे आप रात को एक निश्चित समय के अंदर किसी घर में ट्रेसपास कर रहे हैं, आप उसमें डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में वो आपको मार भी सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में कई बार आपके पुलिस वाले भी सहारा लेते हैं, फेटल हो सकता है एकदम। अगर वो अपने मारा जी जी, अगर आपके ऊपर कोई लूनेटिक अटैक कर रहा है, कोई पागल अटैक कर रहा है, तो पागल के उस कार्य को क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो ऐसा अटैक कर रहा है कि उससे आपके जीवन को हानि होने की संभावना है, तो आप ऐसा बचाव कर सकते हैं जिसमें उसके जीवन को हानि हो। लूनेटिक के ऊपर तो लगता ही है, और नॉर्मल लोगों पे भी लगता है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही है हमारे पास। फिर आप देखिएगा जो धारा 101(3) है, इसमें आपके पब्लिक सर्वेंट को बोला गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए सही मनसा के साथ वो कोई काम कर रहा है, कोई इल विल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहा है और वो मैंडेटरी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, उसके द्वारा कोई गलत मनसा नहीं है, और उस कार्य को करने के दौरान उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसमें किसी की मृत्यु भी हो जाती है, जो कल्पेबल होमिसाइड आपका गैर इरादतन हत्या, तो उसमें उसको प्रोटेक्शन मिलने की संभावना रहेगी। फिर ये भी आपका है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें भी आपका प्रबंध बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपका ऐसा है जो पुलिस अधिकारी है या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी वाला व्यक्ति है, तो उसके पास अगर किसी को अरेस्ट करने का अधिकार है, तो वो सारे फोर्स का उपयोग कर सकता है जिसके चलते वो किसी को अरेस्ट कर सके, तो उसमें वो फटाल भी हो सकता है, एकदम आपकी पॉसिबिलिटी। तो इसमें सर एक क्वेश्चन फिर आपका ये भी आता है कि जो कस्टोडियल डेथ वाली जो चीज है, तो उसमें क्या प्रोविजन है, मतलब वो कस्टोडियल डेथ फिर वो जस्टिफाइड है, बिकॉज ये जो सेक्शन 46 ऑफ द CRPC है आपका, ये बोलता है कि इफ अ पर्सन ट्राइज टू एस्केप अरेस्ट, तो उस केस में आपका आप ऐसे अननेसेसरी पावर्स का यूज कर सकते हो जी, जो फेटल भी हो सकता है। जी, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक वो मिसयूज किया जा सकता है फॉर आपका जो कस्टोडियल डेथ है। हाँ। उसमें भी हो सकता है। देखिए, कस्टोडियल डेथ में तो बड़े सारे मामले आए हैं, कोई एक दो मामले नहीं आए हैं। कस्टोडियल डेथ में पहले हमारे यहाँ पे पुलिस किसका बचाव लेती थी, वो कहती थी कि वी आर डूइंग सॉवरेन फंक्शन, हम राज्य का संप्रभु कार्य कर रहे हैं। तो संप्रभु कार्य करने के दौरान अगर हमसे कोई हिंसा भी होती है, कोई गलती भी होती है, तो हम उसके लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
जैसे आप देखेगा कि आपके इनको प्रोटेक्शन है संप्रभु कार्य करने में, लेकिन कोर्ट ने बड़े सारे मामले में जो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये प्री इंडिपेंडेंस का स्टेज था जिसमें ये संप्रभु कार्यों में अपने को बचाते थे। बाद में भी इन्होंने बड़े सारे मामलों में पुलिस ने अपने आप को बचाया कि हम राज्य का संप्रभु कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने बाद में आपके इंटरप्रिटेशन में कहा कि पीपल आर द रियल सॉवरेन एंड इफ यू आर डूइंग एनी हार्म टू द पीपल बाय मिसयूजिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो आप संप्रभु नहीं रहेंगे। तो अब जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, जो आपके कोर्ट, आप जेल के अंदर भी जो आपके मार दिया जाता है, कस्टोडियल डेथ जिसको बोला जाता है, तो उसमें पूरी तरह से जो अधिकारी लिप्त होते हैं उनको जवाबदेह बनाया जाता है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तमिलनाडु का एक केस था आपका, फादर एंड सन डुओ को आपका कस्टोडियल डेथ में जी कोविड-19 के टाइम पे आपको मार दिया। अब कोई बचाव नहीं है। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं जो पुलिस आपके इन्वॉल्व थे, पुलिस ऑफिसर, उनको सबको आपके सजा देखने, हाँ, सजा देने को एकदम आपके कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए सर, जो जुडिशियल आपका या सॉरी आपका एनकाउंटर्स किलिंग की बात करें तो उसमें कुछ आपके सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, हाँ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका ये आपका 16 पॉइंट की गाइडलाइंस आपकी दी थी जी दैट वी हैव टू फॉलो, जैसे उसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, हाँ, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी बाय सीआईडी और के थ्रू आपका होगा जी, मैंडेटरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, इमीडिएट रिपोर्टिंग टू एनएचआरसी में। तो ये कहां तक का ये फॉलो होती है सारी चीजें? देखिए फॉलो तो होती है, ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो फॉलो होती हैं, लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में तो सर ऐसा कुछ दिखता नहीं आपका। नहीं, ये तो आपके जो बोला जा रहा है कि इनकाउंटर डेथ के बाद ये होगा, तो जब इनकाउंटर डेथ हो जाएगा उसके बाद एफआईआर, हाँ, ये सारे प्रोविजंस आपके फॉलो होंगे, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, एनएचआरसी को रिपोर्ट किया जाएगा, सीआईडी की टीम विजिट करेगी, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन ये तो आफ्टर आपके इनकाउंटर है ना। इसके अलावा सर आपके एनएचआरसी की भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जी, अगर आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकें। जी, एनएचआरसी में जो आपके जस्टिस एमएन वेंकट चलैया साहब थे, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस आपके दिए हैं, जिसमें बेसिकली आपका कहा गया है कि जो भी आपके ड्यूटी पे आपका है, जो इनकाउंटर जब होता है तो उसको सारे इनकाउंटर डेट्स को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना है, एप्रोप्रिएट रजिस्टर में मेंशन करना है। फिर अगेन इसकी जांच होनी चाहिए सीआईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें पता चलता है कि जिसको मारा गया है वो आपका गलत तरीके से आपका उसको मारा गया है, फेक इनकाउंटर आपका है, तो उसमें जो उनके घर के परिजन हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको फिर कंपनसेशन की भी बात आपकी कही गई है। बाद में इसी को एनएचआरसी के जो चीफ जस्टिस थे जीपी माथुर साहब, उसमें फिर आपका इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इनकाउंटर के 48 घंटे के अंतर्गत इसकी जांच होनी चाहिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, और फिर इसके में यह भी कहा गया है कि सेकेंड रिपोर्ट आपका फाइल होना चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द इनकाउंटर। सर इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये दिखाई देती है कि बेसिकली दे आर सेइंग कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टाइमलाइन मैनर में आपके इन्वेस्टिगेशन। जी जी जी। बट द पीपल या द ऑफिशियल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस इन्वेस्टिगेशन आर पुलिस ओनली। तो वो पुलिस के ही लोग हैं आपके, तो वो सारा का सारा जब आपने सीन क्रिएट ही किया और आपका पॉलिटिकल प्रेशर देखा आपने, तो सर कहीं ना कहीं ये बायस्ड आपका इन्वेस्टिगेशन है क्या? यहाँ पे एक ऐसा न्यूट्रल आपका एक बनाया जाए या कोर्ट के सुपरविजन के अंदर ऐसा चीजें हो, वो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन नहीं है? वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो स्टेट सीआईडी है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं एमएचए के अंदर ही पूरी तरह से काम कर, उन्हीं का महकमा ही है, एकदम बायसनेस की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इसमें इंडिपेंडेंट अगर इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी, तो ज्यादा बेटर आपका रहेगा। ठीक है सर। अब सर अब ये जो हमारा नेक्स्ट जो इसमें है कि व्हाई एनकाउंटर्स आर नॉट जस्टिफाइबल, कि क्यों ये जस्टिफाइड नहीं है? देखिए इसके डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी हमने आपको देखा कि एनकाउंटर हुआ, उसके बावजूद आपका कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम मानते हैं कि इनको जस्टिफाइबल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहले हमने देखा था कि इट बाईपासेस रूल ऑफ लॉ, कहने के जो लॉ ऑफ द लैंड उसको बाईपास कर देता है, ठीक है। वो जो जस्टिस का सिस्टम है आपका, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करके आप अपर कोर्ट तक जा सकते हैं चीजों को लेके, तो वो कहीं ना कहीं आपका बाईपास होता है। फिर इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 21 है, रिस्क है इनोसेंट कैजुअलिटीज का आपका, कि जो इनोसेंट बंदे हैं आपका वो आपके कहीं ना कहीं है। अब इस पे एक जो हमारी नजर आती है वो है आपके जुडिशियल कंडेमनेशन पे। यहाँ पे एक प्रकाश कदन वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता का केस देखने को मिलता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस सिंपल आपका बोला था
the officer who execute fake encounter, they deserve death penalty because they are considered to be cold murderer. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये चीज सही है कि गलत है? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो आपका कह रहा है वो अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे अगर आप कहिएगा कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या तरीका है आपके पास? इफ द प्रोटेक्टर इटसेल्फ बिकम्स द डिस्ट्रॉयर, भाई पुलिस तो हमारे रक्षा के लिए है Yes, sir. और वही हमारी रक्षा का हरण कर दे तो फिर आपकी जो सोसाइटी में भी गलत सोसाइटी message में भी जाता गलत मैसेज जाएगा। जैसे ये आपका जस्टिस का चरम सीमा है। जैसे अगर एक चोरी करने वाला कोई व्यक्ति वो चोरी है है। Yes, sir. और एक राजा चोरी करे Yes, sir. तो दोनों के चोरी में बहुत अंतर है। Yes, sir. कहने वाले तो कहेंगे चोरी चोरी है, Yes, sir. चाहे राजा करे चाहे चोर करे, लेकिन राजा अगर चोरी करेगा तो ये पूरे राष्ट्र के लिए एक सीख बन जाएगी Yes, sir. और एक नसीहत बन जाएगी भाई चोरी करो। Yes, sir. तो अगर स्टेट ही अपने नागरिकों को मारना शुरू कर दिया फेक इनकाउंटर्स में तो फिर रक्षा कौन करेगा? और इसी में सर एक एथिकल डायमेंशन भी आया था कि जी। जो एंड्स है आपके दे डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। एकदम मींस आर रॉन्ग। हाँ। वो कहीं ना कहीं आपका फिर एथिक्स से भी रिलेटेड है। एथिक्स से भी रिलेटेड एकदम बहुत तरह के एथिक्स के पॉइंट हैं उसमें। फिर उसमें वही इंस्टेंट जस्टिस का जो अर्ज है हमारे अंदर, जी वो तो नहीं उसको होना कहीं ना कहीं आपका ऐसा चाहिए। होना इसलिए कोर्ट भी बोलता है कि भाई जो प्रोटेक्टर है उसको बड़े ध्यान से अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना है। अगर वो कैसे लोगों को मारता है तो कोल्ड ब्लड ही मर्डर है। ठीक, बट इसके बावजूद भी सर आपका ये आपके एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टमैटिक फेलियर को शोकेस करते आते हैं बिकॉज इन इंडिया द जस्टिस इज डिलेड। अभी शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए फिर तो जस्टिफाइबल है आपका कि एनकाउंटर, क्योंकि जस्टिस डिलेड अगर हो रहा है तो जस्टिस डिनाइड है, आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही आपका प्रॉब्लमैटिक है, तो उसके केस में तो फिर आप जस्टिफाइड है। प्लस पॉलिटिकल प्रेशर हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं आपका इंस्टेंट जस्टिस है आपका, उनका एक वोट बैंक है, पर्टिकुलर वोट बैंक है, तो उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो फिर तो ये आपका फेवरेबल है आपका देखा जाए। और इसमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटरेंस है अगेंस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल। अगर ड्रेडेड क्रिमिनल्स को मारा ना जाए तो सोसाइटी के लिए डेटरेंस का काम कैसे करे? तो वही वाली बात है आपका कि अगर एक को जुर्म कर रहा है उसको रोका ना जाए उसी स्टेज पे तो बाकी सब भी उससे सीख लेके आपका कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपका डीमोरलाइज विक्टिम्स है, पब्लिक सेफ्टी का एक इशू है आपका, बिकॉज वंस अ क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। ठीक है, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस के लिए भी आपका प्रॉब्लमैटिक था, जिसकी वजह से एनकाउंटर्स करना, बिकॉज ये जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं ये एज सच आपके विक्टिम्स के फैमिली को आपका कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, तो एविडेंस टेम्परिंग में आ सकता है। ठीक है, फिर सेल्फ डिफेंस की आपने बात बताई, तो ये सारी पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि फेवरेबल है। देखिए इसमें जो पॉइंट्स आपके बताए जा रहे हैं फेवरेबल हैं, उसमें कुछ बातों पे तो ये सपोर्ट मिलता ही है। जैसे अगर आप बात करिएगा तो पहला तो बड़ा मास सपोर्ट होता है। जैसे अभी हैदराबाद रेप केस हुआ Yes, था, sir. उसमें मास सपोर्ट आपका मिला, जिसमें 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ। ऐसे बड़े सारे केसेज में आपको देखने को मिलेगा कि मास सपोर्ट है, खासकर ऐसे केसेज जो हीनियस क्राइम होते हैं, और वो भी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है जिसमें रेप वाला मामला है, उसमें तो मास सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग इंस्टेंट जस्टिस ही देने की बात करते हैं। दूसरी बात आप इसमें भी देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है उसमें कई तरह के थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी आपका डेटरेंट थ्योरी है, एक रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी एन आई फॉर एन आई, एक आंख के लिए एक आंख निकालो। गांधी जी कहते हैं नहीं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एक आंख के लिए एक आंख निकालोगे तो पूरा विश्व ही अंधा हो जाएगा। तो वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधार करो, फिर हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, अपराध से घृणा करिए अपराधी से नहीं। तो वो सुधार करने की बात करते हैं। डेटरेंट कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नसीहत दो कि आने वाली 7 पुश्तें भी डर जाएं, निपिन द बर्ड वाली हाँ, चीज़ है, और समाज में भी एक भय की भावना हो जाए। तो ये जनरली फेक इनकाउंटर, जो आपके फेक इनकाउंटर हैं, जो आपके इस तरह के इनकाउंटर्स हैं, वो डेटरेंट थ्योरी पे आपका बेस्ड है। तो डेटरेंट थ्योरी आपका है कि भाई जिसने अपराध किया है उसके साथ ऐसा उसको दंड दीजिए कि आने वाले जो आपके समाज के लोग हैं उनके लिए नसीहत का काम आपका करें। लेकिन इसमें समस्या यही है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी में आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर किसी को आपने जान से मार दिया तो फिर सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, ये भी आपका है। और ये ग्रिटी रियलिटीज भी हैं कि कई बार जो हमारे सिविल सर्वेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं,
वो बड़े हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जिसमें विकास दुबे का मर्डर केस आपका मतलब इनकाउंटर केस आपका रहा है। वो तो गाड़ी पलटी वो दूसरी बात है, लेकिन उसके पहले कई सारे पुलिस अधिकारी उनके घर पे गए उनको पकड़ने, और उसके रिटेलिएशन में उन्होंने 4 से 5 पुलिस अधिकारियों को मार दिया। अब इस केस में अगर पुलिस अपनी रक्षा ना करे, बचाव ना करे, तो कैसे काम करेगी? तो ये हमें वास्तविकता को भी समझना है। हर समय हम ये नहीं कह सकते कि जो इनकाउंटर्स है स्टेट के द्वारा वो गलत ही है। कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जहां पे स्वयं की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए इन्हें फायर करना पड़ेगा, इनकाउंटर्स करने पड़ेंगे। अब एट द एंड फिर कंक्लूजन आप बता दीजिए कि कैसा मतलब कैसे बैलेंस किया जाए, बिकॉज एक तरफ तो यही मांग है कि इनकाउंटर इंस्टेंट जस्टिस पे करो, इनकाउंटर्स पे जाओ, और दूसरी तरफ ये है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपका वो जस्टिस सिस्टम पे खुद पे एक सवाल पैदा कर देगा। तो उसका कंक्लूजन कैसे? देखिए, तरीका एक ही निकल सकता है कि हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बड़ी सुधार की संभावना है। वी हैव मोर देन 4 करोड़ केसेज पेंडिंग इन इंडिया इन जुडिशरी इटसेल्फ। अभी 4 करोड़ केसेज में अगर आप देखिएगा तो 3 करोड़ केसेज तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आसपास ही पेंडिंग है। अब जब इस तरह के केसेस पेंडिंग होंगे, लोगों में क्या मैसेज आता है कि जस्टिस डिले है, न्याय आने में बड़ी समस्या है, बहुत समय लगेगा। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, इनके पास बड़ी मसल पावर, मनी पावर होती है। तो ये अपने जिनके जो विक्टिम्स होते हैं उनको बहुत तरीके से इंटिमिडेट कर सकते हैं, उनको फिर वापस जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, उनके घर के परिजनों को मार सकते हैं, जो साक्ष्य है उसको मिटा सकते हैं। तो हमें बड़े तेजी से अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। टाइम बाउंड मैनर में ऐसे केसेस को जजमेंट पे ले आना पड़ेगा। हार्डली 6 to 1 ईयर्स में इन केसेस को फाइनलाइज कर दिया जाए, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसको टाइम को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। प्लस जो विक्टिम है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने की, पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए जरूरत है। हो सकता है आपको उसका डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़े, हो सकता है उसको रिहेबिलिटेट करके किसी और स्टेट में आपको ले जाना पड़े, सब करना पड़ेगा, तब जाके आप जो इंस्टेंट जस्टिस वाला सिस्टम उससे बच सकते हैं। और पुलिस पे इतनी प्रेशर नहीं रहेगी। पुलिस पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि इंस्टेंट जस्टिस चाहिए। पुलिस पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि हमें और हमारे पॉलिटिशियंस को बड़े अच्छी तरह से पता है कि अगर न्यायालय के पास पहुंचा तो मामला तुरंत निर्णय पे नहीं आएगा, और लोगों में रोष बढ़ता रहेगा। इलेक्शंस हार सकते हैं, बड़े सारे उसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, बहुत तरह की बदनामी हो सकती है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट जैसा हो सकता है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। तो अगर एक क्राइम हो रहा है हाँ, तो वो फिर और वो बच गया या उसमें डिले हो गया, Yes. जस्टिस नहीं मिला, तो फिर समस्याएं। अब जैसे निर्भया केस में ही आप देख लीजिए, बहुत लंबे समय के बाद आपके जजमेंट आया है। तो इस तरह के मामलों में हमें बहुत तेजी से जस्टिस देना पड़ेगा। भले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको साल भर में फाइनल कर दे, आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते रहें, वो दूसरी चीजें। एक जगह से न्याय आपको त्वरित मिल जाए तो फिर लोगों का विश्वास बढ़ने लगेगा। लोग इसकी भी मांग करना बंद कर देंगे कि तुरंत जस्टिस दीजिए। पुलिस पे भी दबाव नहीं रहेगा कि इंस्टेंट इनकाउंटर्स ना करो। तो ठीक है सर, आपने जैसे हमें प्रकाश सिंह जो गाइडलाइंस है उसको बहुत अच्छे से बताया है जी। तो ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने आपका जो देखा इनकाउंटर जैसे चीज़ों पे आपका सर से ओपिनियन लिया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर सारी बात करी। आपका कंक्लूजन में ये देखने को मिला हमारे को कि कहीं ना कहीं इनकाउंटर्स जो है वो एक सोसाइटी के लिए आपके ज़रूरी है, एज अ डेटरेंट इफेक्ट के लिए ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं हमारे को और सुधार करने की ज़रूरत है, खासकर अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।